हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा और मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ये वो प्रोसेस थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस कह सकते हैं या फिर एक और करेक्टरिस्टिक होता है उनका, और वो है मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और ये जो मूवमेंट होती है ये दो तरह की होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक जो ग्रोथ डिपेंडेंट होती है और दूसरी ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है। पहले इसको ले लेते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। क्या है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब है कि वो मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से होती है या वो मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंड करती है उनको बोला जाता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ज़मीन में एक सीड लगाया, जैसे जैसे वो सीड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स, वाटर। इनिशियली तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसके पास न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी है। तो उसका जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, वो सॉइल को एक साइड करते हुए उसमें से जो स्टेम है और जो रूट है, रूट नीचे की तरफ और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ निकल कर आएंगी। तो निकल कर आएंगी तो दैट मीन क्या हुआ, ग्रोथ हुई, और उस ग्रोथ की वजह से ही वो प्लांट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये तो थी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। अब देख लेते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है वो प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। प्लांट्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल टच मी नॉट है, आपने हाथ लगाया, लीव्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती है, ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो गई। एनिमल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी मूवमेंट ही है, इस मूवमेंट में मेरी ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। या फिर अगर एक बिल्ली भागती है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब वो मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये मूवमेंट कैसे हो रही है? क्वेश्चन यहीं से अराइज हो रहा है कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट मीन दीज मूवमेंट्स आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट, तो फिर इन ग्रोथ के पीछे क्या रीजन है, देखते हैं। तो इन ग्रोथ के पीछे रीजन देखते हैं हम, तो वो ये है कि हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट में रहता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट के टच में। तो जब उस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है और उस चेंज के आने के कारण जब उस ऑर्गेनिज्म को रिस्पोंड करना होता है, और जब वो रिस्पोंड करता है तो वो कहलाती है मूवमेंट। इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो वो रिस्पोंड करता है, और जब वो रिस्पोंड करता है तो उस रिस्पोंड को कहा जाता है मूवमेंट। एग्जाम्पल, एक कैट है, वो रन कर रही है, वो भाग गई। क्यों भागी? क्योंकि उसे नजर आ गया था एक माउस। तो उसके इन्वायरमेंट में क्या चेंज आया कि उसे एक माउस नजर आया, और जैसे ही माउस नजर आया दैट मीन चेंज हुआ तो उसने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स क्या किया? भागी। और उस भागने को हम क्या कह रहे हैं? मूवमेंट। सिंपल। दूसरा, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक टच मी नोट का एग्जांपल दिया था। टच मी नोट में क्या होता है, उस पर जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो जो छुई मुई के या टच मी नोट के जो लीव्स होते हैं वो टच सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो लीफ से जो वाटर है वो पीछे की तरफ चला जाता है और लीफ जो होती हैं वो क्लोज हो जाती है। ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन उस मूवमेंट्स में उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पोंड किया। ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दैट मीन कुछ ना कुछ उनको कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो दैट मीन वो बॉल के पीछे भाग रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं दैट मीन वो बॉल के पीछे भाग रहे हैं, या कोई और गेम खेल रहे हैं
वो सब क्या है, वो सब इन्वायरमेंट में चेंजेस है जिसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो मूवमेंट होगी और उसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये मूवमेंट्स जो होती है ना, मूवमेंट्स या जो हम रिस्पॉन्स कह रहे हैं, ये रिस्पॉन्स एक कंट्रोल्ड वे में होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वे में चलता है। कैसे चलता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसको हमने मूवमेंट कहा। और ये मूवमेंट जो है वो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैनर में चलती है, यानी कि कोई ना कोई इन्हें कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी क्लास में एक बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। अब वो बताना जरूरी उसी टाइम, लेकिन उसको ये भी पता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और अगर इसने मुझे बोलते पकड़ लिया तो ये पनिशमेंट भी कर देगा मुझे। दैट मीन वो क्या करेगा, उस बात को वो बताएगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत जरूरी है। वो चाहे क्लास में कुछ छूटे, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अभी बताएगा। तो बताएगा तो वो कैसे बताएगा, बिल्कुल फुसफुसा कर, विस्पर तरीके से, मतलब बहुत आराम से बताएगा उसको। ये नहीं कि वो बहुत लाउडली बताएगा। लाउडली क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है आगे टीचर है, पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए वो बहुत धीरे से बताएगा। दैट मीन धीरा बताना क्या हुआ, दैट मीन उसने इंफॉर्मेशन आगे पास करनी थी, लेकिन उसको पता था अगर तेज बोलूंगा तो ये हो जाएगा, इसीलिए उसको पता था कि ये इंफॉर्मेशन पास मैं धीरे से करूंगा। दैट मीन उसने कंट्रोल्ड वे में उस इंफॉर्मेशन को आगे पास किया। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए अगला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन यानी कि जो रिस्पॉन्ड हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, तो उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारी बॉडी में, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशन कौन कंट्रोल कर रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में हम जानते हैं टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू कौन सा, नर्वस टिश्यू, और दूसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराते हैं। बेसिकली मोर इंपोर्टेंट क्या है, हमारा नर्वस टिश्यू, क्योंकि ये मस्कुलर टिश्यू भी तभी काम करता है जब ये नर्वस टिश्यू इसको सिग्नल देता है, तभी ये काम करता है, यानी कि ये तो वर्क करेगा। इनिशियली जो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पोंड करेगा, यानी कि उस चेंज के लिए जो काम करेगा वो हमारा नर्वस टिश्यू होगा। 9th क्लास में पढ़ा है, तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल्स में रिस्पॉन्स, तो एनिमल में कौन करता है, नर्वस टिश्यू। हम जानते हैं नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू नर्व होती है। हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टिश्यू इज नर्व। डायग्राम देखते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ नर्व। 9th क्लास में पढ़ा था, 3 पार्ट होते हैं इसके। एक डेंड्राइट्स, दूसरा होता है इसका सेल बॉडी, ये हो गई डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, ये होगा एक्सोन, और एक्सोन का पार्ट होता है, एक्सोन का पार्ट है ये एंडिंग, जिनको बोलते हैं नर्व एंडिंग। दिस इज द नर्व। और हम जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में ये नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और इन नर्व्स का काम होता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, यानी कि ट्रेवल करना। जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल होती है नर्व्स के थ्रू। कैसे काम करती है, हाउ द इम्पल्स, इम्पल्स बोले तो इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूं, यानी कि आप क्वेश्चन नोट करें। हाउ द नर्वस टिश्यू, या फिर हाउ द इम्पल्स, सॉरी क्वेश्चन होगा हाउ द इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। एक जगह से दूसरी जगह पर वो इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होगा, क्वेश्चन है आपका ये।
उसका आंसर देखते हैं हम, और प्लस ये देखते हैं कि नर्वस टिश्यू कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो नर्व एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेकर जा रही है, जो कि हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। चलो देखते हैं। हम जानते हैं हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टच रिसेप्टर्स हो गए, टेस्ट रिसेप्टर्स हो गए, सूंघने वाले ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए। तो हर एक के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर्स के पीछे क्या क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। नर्व्स होती है, और इन नर्व का काम होता है सिग्नल को ले जाना और फिर रिस्पोंड कराना। कैसे होगा ये काम वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं। ये है रिसेप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गर्म चीज को, हॉट चीज को हमने हाथ लगाया, हमारे हाथ पर टच रिसेप्टर्स थे, उन टच रिसेप्टर से पता चला कि भैया कोई गर्म चीज टच हुई है। टच हुई है तो क्या हुआ, इन रिसेप्टर के पीछे कौन होती हैं, नर्व्स। ये है नर्व, ये एंडिंग। वो रिसेप्टर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को, वो जो टच वाला इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर किसको दे देंगे, इन डेंड्राइट्स को। यानी कि जो इम्पल्स है और सिग्नल है वो किसके पास आ गया, रिसेप्टर से डेंड्राइट्स के पास आ गया। कैसे और किस फॉर्म में आता है इसको और देखते हैं। ये है इंपॉर्टेंट चीज। रिसेप्टर से डेंड्राइट्स के पास जो आता है वो केमिकल की फॉर्म में आता है, केमिकल इंपल्स आता है, और डेंड्राइट्स में आकर वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक इंपल्स में। रिसेप्टर से डेंड्राइट्स के पास केमिकल की फॉर्म में आता है, डेंड्राइट्स में आकर वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक इंपल्स में। देन डेंड्राइट से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से ये जाता है एक्सोन के पास, एक्सोन से जाता है ये नर्व एंडिंग के पास। यहां से क्या होगा, अब यहां से ये जाएगा, अब या तो ये मसल्स के पास जाएगा इंपल्स और सिग्नल, या तो मसल सेल के पास जाएगा, या फिर नेक्स्ट नर्व अगर इससे कनेक्ट है तो ये उसके पास जाएगा। कैसे जाएगा, फिर वही यहां पर नर्व एंडिंग से मसल्स के पास जाएगा तो वापस केमिकल की फॉर्म में जाएगा, और नर्व के पास भी जा रहा है तो केमिकल की फॉर्म में जाएगा, और फॉर एग्जांपल मसल्स में जाकर मसल्स के पास ये केमिकल फॉर्म में गया, वापस उसके अंदर चेंजेस होंगे और मसल्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये नेक्स्ट किसी नर्व के पास जा रहे हैं तो वापस क्या होगा, केमिकल की फॉर्म में, यहां पर आ जाए, केमिकल की फॉर्म में, केमिकल से डेंड्राइट्स के पास आया केमिकल की फॉर्म में, डेंड्राइट से वापस किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक, वापस फिर से प्रोसीजर शुरू हो गया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारी एक नर्व, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारी एक नर्व, ये नर्व एंडिंग्स, और यहां से फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी एक नेक्स्ट नर्व, ये स्टार्ट होगी हमारी नेक्स्ट नर्व। अब ध्यान से देखेंगे हम, ये है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स और जो रिसेप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, इनके बीच में यहां पर ये गैप प्रेजेंट होता है, इस गैप को बोला जाता है साइनैप्स। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है साइनैप्स, साइनैप्स बोलेंगे तो इस साइनैप्स में यहां पर कौन सा इंपल्स होगा, यानी कि केमिकल, केमिकल इंपल्स आएगा, और ये केमिकल इस डेंड्राइट्स को टच करेगा। जैसे ही ये केमिकल, जो इंफॉर्मेशन थी वो किसकी फॉर्म में थी,
केमिकल की फॉर्म में, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं केमिकल इंपल्स। तो केमिकल की फॉर्म में थी तो वो केमिकल इन डेंड्राइट्स पर टच करेगा, टच करते ही केमिकल किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक इंपल्स में। इलेक्ट्रिक इंपल्स डेंड्राइट से कहां गया, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, आ जाओ नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग, ये है नर्व एंडिंग, ये है हमारी नर्व एंडिंग, ये है हमारी डेंड्राइट। नर्व एंडिंग में वेसिकल्स होती हैं और इन वेसिकल्स में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। यहां से ये नर्व एंडिंग उस केमिकल को इस गैप में, क्या नाम बताया था इस गैप का, साइनेप्स, इस गैप में आ जाएगा वो केमिकल, यानी कि केमिकल इंपल्स, यानी कि वो सिग्नल। केमिकल इस गैप में आएगा यानी कि साइनेप्स में आएगा, इस साइनेप्स में वो टच करेगा केमिकल डेंड्राइट से, और डेंड्राइट्स के पास यानी कि केमिकल, वो केमिकल जैसे ही डेंड्राइट्स को टच करेगा वो केमिकल इंपल्स किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। और वो नर्व जो है वापस फिर से वही प्रोसीजर, डेंड्राइट्स को टच किया, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग। और फॉर एग्जांपल ये तो था नर्व टू नर्व, फॉर एग्जांपल अगर उसे जाना है मसल्स के पास, फॉर एग्जांपल ये है नर्व एंडिंग, यहां पर है मसल्स, तो मसल्स की ये जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर होते हैं रिसेप्टर्स। जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर यहां इसमें आएगा यानी कि गैप में, अब ध्यान से सुनना, नर्व टू नर्व यानी कि नर्व से नर्व के बीच में जो गैप होता है उसको हमने कहा साइनेप्स, लेकिन नर्व से जो मसल्स के बीच में, मसल्स के बीच में जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। नर्व एंडिंग का नर्व और मसल्स का मसल, दोनों के बीच में जो जंक्शन बना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो सेम न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होगा। रिलीज होते ही यहाँ पर मसल्स पर रिसेप्टर्स लगे हैं, जैसे ही वो रिसेप्टर और वो न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा इन मसल्स में चेंज आएगा और चेंज आके वो वर्क कर देंगी। ये था कि नर्व जो है वो कैसे ट्रांसफर करती है इम्पल्स। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। नर्व का डायग्राम देकर आपको समझाना है। एनसीईआरटी में डायग्राम्स दे रखे हैं जो मैंने आपको समझाए हैं सारे। थैंक यू।